नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख अलंकार साहित्य दर्पण के अनुसार। इस श्रृंखला में हमने पिछले दो भाग में अलंकार का परिचय देखा और अनुप्रास अलंकार के सभी भेदों का शब्दशः अध्ययन किया है। आज हम इस तीसरे वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं जरा देख लीजिए। तो दोस्तों ये है एसएसबी ओडिशा का सिलेबस। इसमें इकाई नंबर 5 में जो है कुछ प्रमुख अलंकार साहित्य दर्पण के अनुसार लगे हैं। इसमें से हमने अनुप्रास का पढ़ लिया है। आज हम यमक अलंकार को पढ़ेंगे। आगे श्लेष आदि अलंकार को भी हम इसी तरह क्रम से अध्ययन करते हुए जाएंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ऐसी वीडियो की आवश्यकता है। और यहाँ पढ़ाए जाने वाले मटेरियल्स यदि आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम यमक अलंकार का अध्ययन शुरू करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार के नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें जुड़वे शब्द आएंगे, लेकिन अर्थ जुड़वा नहीं होगा, अर्थ असमान होंगे। या तो कहीं शब्द के अर्थ निरार्थक शब्द भी आएंगे, लेकिन सार्थक और निरार्थक दोनों प्रकार के शब्द आएंगे, लेकिन शब्द तो जुड़वे आएंगे। यानी जुड़वे शब्द, एक ही जुड़वे वर्ण, यानी कि एक ही प्रकार के वर्ण रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। एक ही प्रकार के तुल्य समान धर्म वाले शब्द जो है रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, परंतु उनके अर्थ अलग होंगे। या तो वे सार्थक होंगे या निरार्थक होंगे। लाटानुप्रास में जो है शब्द जो रिपीट होते थे उनके अर्थ समान होते थे, सेम अर्थ वाले शब्द रिपीट होते थे। यानी कि जो व्यंजन वर्ण रिपीट होते थे वहाँ पे सारे सेम, पूरे शब्द भी सेम होते थे और उनके अर्थ भी सेम होते थे। भेद केवल तात्पर्य या अभिप्राय का होता था। परंतु यमक में जो है दोनों शब्द एक ही होंगे, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होंगे। या फिर कहीं पे दोनों में से कोई एक निरार्थक होगा, कोई एक सार्थक होगा, या फिर कहीं दोनों निरार्थक भी हो सकते हैं। तो यमक अलंकार में अर्थ रिपीट नहीं होता, केवल शब्द रिपीट होता है। यानी कि केवल शब्द जो स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर जो शब्द बना हुआ होता है, वही शब्द जैसे का तैसा रिपीट हो जाता है, उसका अर्थ अलग होता है। तो आइए देखते हैं हम लक्षण को, और लक्षण देखकर हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब देखिए यमक अलंकार के लक्षण को। तो लक्षण में विश्वनाथ कहते हैं, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यानी कि देखिए लक्षण में क्या कहा गया है, स्वर व्यंजन संहते, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का जो समूह होगा। अनुप्रास में केवल व्यंजन वर्णों को ही ध्यान रख के काम किया जाता था। शब्द साम्यम अनुप्रास कहा गया था। यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों को कहा जा रहा है। यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो ये दोनों प्रकार के वर्ण हैं, इनके समूह का, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के समूह से ही तो कोई शब्द बनता है। यानी कि किसी भी शब्द का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का जो समूह है उसकी आवृत्ति होगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, वो रिपीट होगा। स्वर वर्ण का जो स्वर और व्यंजन का जो मिलित समूह रहेगा वो रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगी उसकी। ठीक है, किस प्रकार से, तेनैव क्रमेण, उसी सेम क्रम से रिपीट होगा। पहले एक बार जो स्वर व्यंजन का क्रम से लिखा गया होगा, जिस क्रम से स्वर और व्यंजन वर्ण का एक समूह एक पंक्ति में जिस क्रम से लिखा गया होगा, दूसरी पंक्ति में उसी क्रम से रिपीट होगा, तब उसे हम यमक कहेंगे। ये यमक का एक शर्त है। और दूसरा शर्त इसमें क्या है, सत्यर्थे पृथगर्थाय, यानी कि उसमें यदि अर्थ होगा, ठीक है, जो स्वर व्यंजन का समूह रिपीट होगा, जो स्वर व्यंजन का एक समूह ऊपर होगा और नीचे एक और बार रिपीट होगा, तो उसमें
ठीक है। उसमें जब यदि पहले वाले एक समूह में अर्थ होगा, पहला वाला समूह यदि अर्थ वाला होगा तो उसका दूसरा वाला समूह भिन्न अर्थ प्रकट करना चाहिए। लाटानुप्रास की तरह अर्थ एक जैसे नहीं होना चाहिए। पिछले भाग में हमने अनुप्रास अलंकार में जो उसका 5वां भेद है लाटानुप्रास पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो शब्द रिपीट होते हैं वो शब्द भी सेम होते हैं, अर्थ भी सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे सत्यर्थे पृथक अर्थाया, यानी कि यदि अर्थ होगा सत्य अर्थे अर्थे सती, यदि अर्थ हुआ तो पृथक अर्थ वाला होना चाहिए। जो रिपीट होगा वो शब्द तो पृथक अर्थ वाला होना चाहिए। यानी पहले वाला पंक्ति जो रिपीट हो रहा है दूसरी बार, उस पहली पंक्ति का अर्थ कुछ अलग होना चाहिए और दूसरी पंक्ति का अर्थ कुछ अलग होना चाहिए। यदि अर्थ हो सत्य अर्थे, यदि अर्थ रहा तो पृथक अर्थ होना चाहिए। यदि निरार्थक है तो कोई बात नहीं, है ना। यदि निरार्थक है तो कोई बात नहीं। दोनों पंक्ति निरार्थक होते हुए भी रिपीट हो सकते हैं, दोनों पंक्ति में से एक सार्थक एक निरार्थक होते हुए भी रिपीट हो सकता है। और यदि दोनों सत्यर्थे, दोनों अर्थ वाले हैं तो फिर भिन्न भिन्न अर्थ वाले होकर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। अर्थ कभी भी एक जैसा नहीं होना चाहिए यमक में। सत्यर्थे पृथक अर्थाय, यदि अर्थ रहा तो वो भिन्न अर्थ वाले दो पंक्ति एक जैसे शब्द में एक स्वर व्यंजन के एक जैसे समूह बनकर एक जैसे शब्द होकर रिपीट हो सकते हैं, परंतु उनके अर्थ कभी एक नहीं होना चाहिए। ठीक है। या तो वो ये एक यदि सार्थक है तो दूसरा निरर्थक होगा। यदि दोनों सत्यर्थ हैं, दोनों का अर्थ है तो फिर दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे अन्वय से समझ लेते हैं। अर्थे सती, यदि अर्थ रहा किसका, स्वर व्यंजन संहते, यदि स्वर और व्यंजन के किसी समूह का कोई अर्थ रहा, यानी किसी शब्द का यदि स्वर और व्यंजन के समूह से ही कोई शब्द बनता है, यदि किसी शब्द विशेष का कोई अर्थ रहा तो पृथक अर्थाय, और उसका फिर दूसरे अर्थ वाला तेनैव क्रमेण, स्वर व्यंजन का उसी क्रम से जो आवृत्ति होता है उसे हम यमक कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण का एक समूह होता है, वो जब उसी क्रम से तेनैव क्रमेण आवृत्ति, जब उसी क्रम से आवृत होता है उसे हम यमक कहते हैं। उसमें दूसरा शर्त क्या लगता है, यदि उन दोनों क्रम जो दोनों सेम क्रम से आवृत हुए हैं उन दोनों पदों का यदि अर्थ हुआ तो एक का अर्थ एक होगा और दूसरे का अर्थ और एक होगा। यानी भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो पंक्ति, ठीक है, जिनमें स्वर और व्यंजन एक ही क्रम से आवृत होते हुएंगे लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग होंगे। कहीं पे अर्थ नहीं हो सकते हैं, कहीं पे कोई पद निरार्थक हो सकता है और कहीं पे कोई पद सार्थक हो सकता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। और यदि दोनों अर्थ वाले हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ वाले होंगे। तो आशा है आपको लक्षण समझ में आ गया होगा। अब हम वृत्ति से इसको और क्लियर कर देते हैं। वृत्ति में कहा है विश्वनाथ ने, अत्र द्वयोरपि पदयोः, यानी कि दो पदों की बात हो रही है, रिपीट होगा, एक बार लिखा गया होगा दूसरी बार रिपीट होगा। और पद कौन है, स्वर और व्यंजन के समूह। और ये दोनों पदों में क्वचित सार्थकत्वम, कहीं पे सार्थकता दिखाई देगा, क्वचित निरार्थकत्वम, कहीं पे निरार्थकता दिखाई देगी, क्वचित सार्थकत्वम अपरस्य निरार्थकत्वम, यानी कहीं दोनों में एक सार्थक होगा और एक निरार्थक होगा। ठीक है। ये पहले देखिए, कहीं दोनों सार्थक होंगे, कहीं दोनों निरार्थक होंगे और कहीं एक सार्थक होगा और दूसरा निरार्थक होगा। अतः उत्तम सत्यर्थे, इसीलिए सत्यर्थे कहा। नहीं तो विश्वनाथ लिख देते ना पृथक अर्थ वाले। ठीक है। तो विश्वनाथ को सत्य अर्थ क्यों लिखना पड़ा? सत्य अर्थ इसलिए लिखना पड़ा कि यदि पद का कोई अर्थ हुआ तो वो भिन्न अर्थ वाले होना चाहिए। लेकिन यदि उन्हें अगर निरार्थक कहना होता तो वो पूरे निरार्थक लिख देते। ठीक है। उन्हें यदि सार्थक लिखना होता तो वो सीधे लिख देते कि पृथक अर्थ वाले व्यंजन वर्ण जब आवृत हो जाते हैं उन्हें यमक कहा जाता है। लेकिन उन्हें दोनों अभीष्ट है। ठीक है। अर्थ वाले भी अभीष्ट हैं और निरार्थक वाले भी अभीष्ट हैं। इसीलिए कहा यदि अर्थ हुआ तो ऐसा होगा, पृथक अर्थ वाले वर्ण रिपीट होना चाहिए उसी क्रम में, और यदि अर्थ ना हुआ तो कोई बात नहीं, यमक
यमकत्व की कोई हानि नहीं होगी, यमक अलंकार तो होगा ही। ठीक है, उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि कहीं पे ये सार्थक होते हैं दोनों, कहीं पे दोनों निरार्थक होते हैं, कहीं पे एक सार्थक और एक निरार्थक होता है। इसीलिए मैंने श्लोक में जो ऊपर कारिका में मैंने सत्यर्थे कहा, यानी यदि अर्थ हुआ तो दोनों का भिन्न अर्थ होगा। भले ही शब्द एक ही क्रम से आवृत होते हुए हो, भले ही स्वर व्यंजन का वो समूह एक ही क्रम से आवृत होता हुआ हो, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए यदि अर्थ हुआ। और यदि अर्थ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कहीं पे सार्थक दोनों सार्थक होते हैं, कहीं पे दोनों निरार्थक होते हैं, कहीं पे एक सार्थक और एक निरार्थक होता है। ठीक है, फिर तेनैव क्रमेण क्यों कहा गया कि स्वर और व्यंजन तेनैव क्रमेण उसी क्रम से आवृत होना चाहिए, उसी क्रम से रिपीट होना चाहिए। तो वो क्या उसको क्लियर करते हैं, दमो मोद इत्यादि विविक्त विषयत्वम सूचितम, यानी कि ये देखिए दमो मोदो, इसमें भी स्वर व्यंजन जो है रिपीट हुए हैं, परंतु इनका क्रम समान नहीं है। ऐसे विषय जो हैं ये यमक अलंकार के विषय नहीं है। इनको छोड़कर, ऐसे विषयों को छोड़कर जो क्रम से रिपीट होते हैं स्वर और व्यंजन के समूह और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर वो कहीं सार्थक दोनों सार्थक होते हैं और कहीं दोनों निरार्थक होते हैं और कहीं एक सार्थक और एक निरार्थक होता है, उसे हम यमक कहेंगे। ठीक है, अब वो अलंकार, यमक अलंकार कितने प्रकार का है इसके बारे में विश्वनाथ वृत्ति में कहते हैं, एतच्च पाद पदार्थ श्लोक वृत्तित्वेन पादाद्यवृतेश्च अनेक विधतया प्रभूततम भेदम, यानी कि यमक अलंकार के अनेक भेद हो सकते हैं, प्रभूत भेद हो सकते हैं, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। यही बात आचार्य मम्मट ने भी जो काव्य प्रकाश में कहा है, यही बात विश्वनाथ भी कहते हैं कि यमक के अनेक भेद हो सकते हैं। पाद वृत्ति, पदार्थ वृत्ति, श्लोक वृत्ति आदि भेद से अनेक भेद हो सकते हैं, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। केवल एक उदाहरण के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए, तो उदाहरण में कहा दिंग मात्रम उदाहर्यते, यानी कि थोड़ा सा उदाहरण हम सिर्फ दिखाने के लिए दे रहे हैं। तो देखिए ये श्लोक शिशुपाल वध से उद्धृत है। इसमें कहा गया, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांतम लतांतम अलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरैः। तो इस श्लोक में जो आवृत हुए हैं, जो स्वर और व्यंजन वर्णों का जो समूह है, वो समूह एक ही क्रम से जो आवृत, इनकी पुनरावृत्ति हुई है, जो रिपीट हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार है, पलाश पलाश, पराग पराग, लतांत लतांत, सुरभि सुरभि। तो इन सभी शब्दों में या इन सभी स्वर व्यंजनों के समूहों में जो एक ही क्रम से आवृत हुए हैं, किस प्रकार यमक अलंकार का लक्षण घटित होता है। देखिए यहाँ पे जो पलाश है, यहाँ पे जो पलाश है, ये दोनों सार्थक हैं। विश्वनाथ ने कहा था जो ये क्रम से रिपीट होते हैं, ये दोनों में से ये दोनों कहीं पे सार्थक होते हैं, तो ये दोनों सार्थक है। एक पलाश का अर्थ पत्र यानी पेड़ के पत्ते हैं, यानी कि वृक्ष के पत्तों से लिया जाता है, और दूसरे पलाश का अर्थ किंशुक यानी पलाश वृक्ष किया जाता है, यानी दोनों सार्थक हुए। और फिर सुरभिम सुरभिम, ये सुरभिम सुरभिम भी दोनों सार्थक है। एक सुरभि का अर्थ हुआ जो एक सुरभि का अर्थ हुआ क्या वसंत ऋतु, और एक सुरभि का अर्थ है महक। ठीक है, एक सुरभि का अर्थ है वसंत ऋतु, एक सुरभि का अर्थ है सुगंधी। तो दोनों सुरभि सार्थक है, इसमें इस दोनों पलाश सार्थक हैं। एक लक्षण घटित हुआ। फिर दूसरा पराग परागत पंकजम, एक पराग का अर्थ है रज यानी जो कण, जो पुष्प के कण होते हैं, ठीक है, जो पुष्प के कण होते हैं जो सुगंधि फैलाते हैं, वो एक पराग का अर्थ रज है, और दूसरे परागत, ये परागत का अंश है, इस पराग का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरार्थक हुआ। इस प्रकार से इन दोनों में से एक सार्थक है, पहला वाला सार्थक और दूसरा वाला निरार्थक है। और उसी तरह यहाँ पे लतांत और लतांत में, एक लतांत है लता का अग्रभाग, और दूसरे ये पहले वाले लतांत का अर्थ कुछ नहीं है, ये निरार्थक है, क्योंकि इसमें आने वाला ल मृदुल का अंश है, तो मृदु लतांतों में ल मृदु में मिल जाता है, इसीलिए इस लतांत का कोई अर्थ नहीं है पहले वाले लतांत का, लेकिन दूसरे वाले लतांत का अर्थ है लता का अग्रभाग। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यमक अलंकार के सारे लक्षण घटित हो रहे हैं, स्वर व्यंजन का क्रम उसी क्रम से आवृत हो रहे हैं, और उनके अर्थ कहीं पे दोनों भिन्न भिन्न
अर्थ वाले हैं, कहीं पे दोनों भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं, कहीं पे एक सार्थक और दूसरा निरार्थक है। तो इस तरह से ये यमक अलंकार का एकमात्र उदाहरण यहाँ पे विश्वनाथ ने दिया है। और वृत्ति में कहते हैं अत्र पदावृत्ति, यहाँ पे जो पद आवृत हो रहे हैं पलास पलास इति सुरभिम सुरभिम इत्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वम, यानी पलाश और पलास दोनों सार्थक हैं और सुरभिम सुरभिम भी दोनों सार्थक हैं। और लतांत लतांत इत्यत्र प्रथमस्य निरार्थकत्वम, ये जो लतांत लतांतम दो पद हैं इसमें पहला लतांत निरार्थक है। और पराग 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 इत्यत्र द्वितीयस्य, यानी पराग और पराग में जो दूसरा पराग है ये निरार्थक है क्योंकि ये परागत में जुड़ा हुआ है, तो दूसरा वाला पराग निरार्थक है। एवं अन्यदपि उदाहर्यम, इसी तरह दूसरे का भी हम दूसरे भेदों का भी उदाहरण दे सकते हैं यमक अलंकार में। तो इस तरह से ये थे यमक अलंकार के उदाहरण को हमने समझ लिया। अब यमक के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यमक आदौ भवेद ऐक्यम डलोर ववोल लरोस तथा, यमक आदौ भवेद ऐक्यम डलोर ववोल लरोस तथा। तो यहाँ पे देखिए यमक आदौ यानी कि इसका अर्थ हुआ यमक, अनुप्रास और श्लेष। यमक आदौ यानी यमक आदि अलंकार, यमक आदि पद से किसका ग्रहण होगा? अनुप्रास और श्लेष। यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार में भवेद ऐक्यम, एक जैसा होता है, इनमें कोई भेद नहीं होता। कौन? ड और लवर्ण, यानी ड जो मूर्धन्य है, जो टवर्ग का वर्ण है, और ल जो दंत्य है, ल दंत्य और ड मूर्धन्य वर्ण है। लेकिन इसको हम व्याकरण की दृष्टि से दो अलग अलग वर्ण मान सकते हैं, पर अलंकार की दृष्टि से ये दोनों सेम है। उसी तरह ब और व, ब जो ओष्ठ्य वर्ण है, पवर्ग का वर्ण है, और व जो दंत्योष्ठ्य है, इन दोनों में व्याकरण की दृष्टि से भेद है, पर यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार में इनमें कोई भेद नहीं होता। और ल और र, ये ल में भी एक दंत्य है और एक मृधा है, ठीक है, मूर्धन्य है। तो दोनों में व्याकरण की दृष्टि से ल और र में भेद हो सकता है, परंतु अलंकार में कोई भेद नहीं है। यानी ड और ल में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। ब और व में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। ल और र में यानी रेफ में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। तो इसके लिए उन्होंने एक और उदाहरण दिया जो जिसमें ड और ल आवृत हुए हैं उसी क्रम से, तो वहां पे भी यमक अलंकार दिखाया है। इति उक्तन्यात, इति उक्त नयात, यानी इस नीति से, इस न्याय से। यहाँ पे देखिए भूजलताम जड़ताम अवला जनः, यहाँ पे जो जलता और जड़ता ये दोनों में ल और ड तो अलग हैं, लेकिन यमक के न्याय से, अनुप्रास श्लेष आदि के न्याय में जो डलोर बबोर लरोस तथा भवेद ऐक्यम, तो वो ये सब एक होते हैं। तो यहाँ पे ड और ल एक ही प्रकार के वर्ण हो गए और इनकी जलता जड़ता एक ही क्रम से आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे यमक अलंकार में कोई हानि नहीं होगी। इत्यत्र यमकत्वम न हानि, यहाँ पे यमक अलंकार होगा ही। तो इस तरह से हमने यमक अलंकार को पढ़ लिया है। आगे हम वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार को इसी तरह पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।